नमस्कार साथियों, अगर आप केवीएस पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड हमारा ये 11 है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन गवर्नमेंट कंपनी द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट। गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होना चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए 51% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट कंपनी का पेड अप कैपिटल जो होना चाहिए, हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कम से कम 51% अपने पास रखे। अगर 51% से उसका जो शेयर है वो कम रहता है तो ऐसे में वो जो संस्था है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर। यहाँ पे कंसेप्ट की बात हो रही है। रियलाइजेशन, मैचिंग, कॉस्ट या रियलाइजेशन मैचिंग, दोनों इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। रियलाइजेशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट दोनों ही होते हैं बेसिक कंसेप्ट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। मैचिंग कंसेप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि उसी ईयर के जितने भी खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं उसी ईयर के रिवेन्यू से मैच करने चाहिए। एक कोई भी फर्म चल रही है तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में मैचिंग होनी चाहिए सेम अकाउंटिंग पीरियड के लिए। जबकि रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि कहता है कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज किए जाएंगे जब गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डिलीवर हो जाएंगी या रेंडर्ड कर दी जाएंगी, और सेम ये एक्सपेंसेस के केसेस में भी कह होता है। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए इसको आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो कह सकते हैं या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। और इसका ऑप्शन जो है आपको सही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक है, और मुझे तो ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इसका बिल्कुल सही है। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए भी आपके पास एक फार्मूला होता है जो कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड देना पड़ता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि कितना स्टॉक जो कि बिजनेस के पास था वो कन्वर्ट हो चुका है सेल्स में। आसान शब्दों में बोला जाए तो नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी ने सेल कर दी है अपनी इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग आपको कहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। देखिए अगर ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी आपको। केमिकल वर्क्स जहाँ पर होते हैं, शुगर वर्क्स होता है, वहाँ पे सब जगह प्रोसेस कॉस्टिंग देखने को मिलती है। पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग आपको इन्वॉल्व नहीं होती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, सोप फैक्ट्री है, वहाँ पर भी प्रोसेस कॉस्टिंग देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट है, अ सिस्टम वेयर मैन्युफैक्चरर ascertained the cost after incurring expenses is known as। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे आपके पास कॉस्टिंग के तरह तरह के ऑप्शंस हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है। राइट आंसर है इसका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, द असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। बीच में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर, क्योंकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ तो देता ही हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से, पढ़ाता भी हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी आपको आने वाली वीडियोज़ मिलेंगी वो भी आप लोगों के लिए अच्छी होंगी और आप लोगों को एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। नेक्स्ट है, अ पार्टनरशिप फर्म इज़ इलीगल व्हेन। एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो इलीगल मानी जाती है कब। देखिए जब भी कोई पार्टनर किसी दुश्मन देश से बिलोंग करता है तो वो पार्टनरशिप इलीगल होगी। 7 पार्टनर्स की बात है, ठीक है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए इस्टेब्लिश हो सकती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर हो रही तो बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर पार्टनर जो है वो एनिमी कंट्री का नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनलॉफुल माना जाएगा ऐसे बिजनेस को। नेक्स्ट क्या है, एज पर द गार्नर वर्सेस मुर्रे। यहाँ पे थोड़ा कट गया है। गार्नर वर्सेस मुर्रे आपने केस देखा ही होगा, सुना था, आपने सुना होगा। जो भी लॉस अराइज होता है ड्यू टू बीइंग इंसॉल्वेंट ऑफ एनी पार्टनर, कोई पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जा रहा है
तो उसका जो पार्टनर का जो लॉस है इंसॉल्वेंट होने का की वजह से, वो लॉस डिवाइड होगा पार्टनर्स में, दूसरे पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। किस रेशियो में? क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में है, कैपिटल रेशियो में है, एवरेज ऑफ बोथ रेशियो, या नन ऑफ दी अबव? राइट आंसर है इसका दोस्तों कैपिटल रेशियो। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लॉस जो कि इंसॉल्वेंसी की वजह से, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, उसकी वजह से जो अराइज होगा वो कैपिटल लॉस में बांटा जाता है और बॉर्न करना पड़ता है सॉल्वेंट पार्टनर्स को उनकी कैपिटल रेशियोज में, कैपिटल्स में, जो कि बैलेंस शीट में उनका मेंशन होगी ऑन द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म तो डिसॉल्व होगी खैर। वैन ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करता है एक डेबिट बैलेंस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ही हैज़ टू पे द डेबिट बैलेंस टू दी फर्म। डेबिट बैलेंस तो पे करना पड़ेगा उसे, फर्म को, ताकि उसका अकाउंट सेटल हो सके। और पार्टनर अब बोल रहा है कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ, मैं तो पे बैक कर ही नहीं सकता अपना अमाउंट जो मैंने फर्म से लिया। एक तरीके से फर्म ओन ऑफ कर रही है, तो फुल में तो पे कर नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अमाउंट नॉट पेड इज़ ए लॉस तो है ही फर्म के लिए। और गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल ये कहता है कि भाई सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो उसको कहीं ना कहीं बॉर्न करेंगे और पे करेंगे अपने कैपिटल रेशियोज में। नेक्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो भी प्रिलिमिनरी ऐसे खर्चे होते हैं जो कि कंपनी शुरू होने से, कंपनी के कमेंसमेंट से पहले, बिगनिंग से पहले करे जाते हैं, कहाँ दिखाए जाएंगे फाइनल अकाउंट्स में, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए कहाँ दिखाए जाएंगे आप लोगों को बताना है। एसेट है, लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के, या डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये बिल्कुल सही है। ऐसे कंपनी का खर्चे होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे हो रहे हैं। एडवर्टाइजिंग मान सकते हैं आप, है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है ऐसे खर्चों को, जो इनकॉर्पोरेशन, इनिशियल स्टेज या कमेंसमेंट में के वक्त खर्चे होते हैं, किए जाते हैं, और उनका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो है खर्चों के रूप में हर साल डेबिट कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट के में अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो आपको एसेट साइड में दिखाया जाएगा, और एक हेडिंग डालकर दिखाया जाएगा मिससेलेनियस एसेट, या अदर एसेट भी आप लिख सकते हैं, उसके अंदर दिखा सकते हैं इसको। एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करें, जैसे कि लोगों का एक्सपेंस है, या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कोई खर्चा है, स्टैम्प ड्यूटीज़ के लिए आपने पे कर दिया है, कंसल्टेशन चार्जेस, इनिशिएटिंग कंपनी को इनिशिएट करते समय आपने कंसल्टेंसी चार्जेस दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट भी जोड़ सकते हैं आप इसमें। तो एकदम से तो आप सारे खर्चे नहीं उसको एकदम से दिखाते हैं एक ही साल के अंदर, उसको 5 साल के अंदर आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, अमोर्टाइज करना पड़ता है, इनकम टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न की जाती है, कौन सा एक्ट यहाँ पे आएगा? तो देखिए 1956 एक एक्ट था, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चलता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। इसमें इसको ओन और कैरिड जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स ही चलाते हैं और ओन करते हैं। ये सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म मानी जाती है और इंडिया में ही ये वैलिड है। मेंबरशिप बाय बर्थ, इसके फीचर्स अगर देखें तो बंदा मेंबर पहले से ही हो जाता है, जैसे ही वो बर्थ लेगा फैमिली में तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक मेंबर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, केवल बर्थ लेने से, बर्थ से ही वो मेंबर मान लिया जाता है। दूसरी चीज़ है माइनर मेंबर्स, माइनर कैन बिकम फुल फ्लैश्ड मेंबर्स ऑफ द HUF। माइनर मेंबर्स जो है माने जाते हैं मेंबर्स, ओनली मेल एज मेंबर। हाँ ये एक बात है भाई, फीमेल नहीं होती मेंबर्स, इसमें मेल मेंबर्स ही माने जाएंगे। मैनेजमेंट जो है डन बाय सीनियर मोस्ट करता है, एक फैमिली का जो भी बड़ा बंदा है वो करता कहलाता है। और ये भी असल में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसको क्या कहते हैं, तो करता कहते हैं। अदर मेंबर्स जो है वो को पार्टनर्स कहलाते हैं। लाइबिलिटी अगर कर्ता की अगर हम देखें तो अनलिमिटेड होती है, जबकि बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना उनका शेयर्स होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी में जितना उनका शेयर है उतना ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी।
राइट टू अकाउंट्स की बात करें, ऑल मेंबर्स देख सकते हैं, बिजनेस के अकाउंट्स को देख सकते हैं उठाकर, कोई मनाही नहीं है। परपेचुअलिटी की बात करें, कंटिन्यूटी अफेक्ट नहीं होती है अगर कोई फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है। आफ्टर फर्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन कंट्रोल अपने हाथ में लेगी और बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब सेटअप हुआ था भारत में, कौन से साल में हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए 64 है, 75 है, 1977 है, 80, 1970, 1980 है। कौन सा राइट आंसर इसमें होगा? तो इसका राइट आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB जिसको कहते हैं। 1977 में ये सेटअप हुआ था और यहाँ पे इसको एब्रीविएटेड किया जाता है IND-AS के रूप में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS को कहते हैं। अडॉप्टेड बाय कंपनीज इन इंडिया और इशू किया जाता है अंडर द सुपरविजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB विच वॉज कंस्टिट्यूटेड एज ए बॉडी इन द ईयर 1970। ईयर आपसे पूछा गया था, आपको बस ईयर याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कंटिजेंट लाइबिलिटी, सन्ड्री बिजनेस क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है, जबकि आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और सन्ड्री बिजनेस क्रेडिटर्स आपके करंट लाइबिलिटी माने जाते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी फिर होती क्या है अगर करंट लाइबिलिटी नहीं है? देखिए एक ऐसी लाइबिलिटी है जो पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आपके हक में फैसला जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। एक अनसर्टेन फ्यूचर लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जो है डिस्क्लोज की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फुटनोट पर। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी बैलेंस शीट है उसके फुटनोट पे आप डालकर दिखा देंगे कि हाँ एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में होने वाली लाइबिलिटी को। नेक्स्ट क्या है, मार्शलिंग ऑफ अ बैलेंस शीट। मार्शलिंग का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है तभी आप इसका सही आंसर बता पाएंगे कि भाई टोटलिंग होता है एसेट एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन करना होता है एसेट एंड लायबिलिटी, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है एसेट एंड लायबिलिटी का, या एसेट एंड लायबिलिटीज़ को एक पार्टिकुलर ऑर्डर में रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो मैंने अभी बोला है वही इसका सही आंसर है। अरेंजमेंट, जी हाँ दोस्तों, अरेंजमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जब बैलेंस शीट में आप एक प्रॉपर ऑर्डर में, पार्टिकुलर ऑर्डर में करते हैं उसी को मार्शलिंग कहते हैं। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल बैलेंस शीट में प्रॉपरली मार्शल की जानी चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी लिख दे रहे हैं, कहीं भी कुछ भी डाल दे रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं मानी जाती है। देयर आर 2 कॉमन वेज है मार्शलिंग करने के। पहला है बाय लिक्विडिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसेट्स अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, लिक्विडिटी वाले ऑर्डर में करते हैं, तो आपको सबसे पहले उन एसेट्स को रखना है जो कि ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। मोस्ट लिक्विड एसेट्स को रखिए, जैसे कैश है, विल कम फर्स्ट, एंड लीस्ट जो लिक्विड एसेट है वो उसके नीचे आता रहेगा, जैसे कि बिल्डिंग है, गुडविल है, इस तरीके से। तो मैंने आपको दिखा भी रखा है, जैसे कैश इन हैंड आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये आपका मोस्ट लिक्विड है। कैश एट बैंक उसके बाद आ जाता है, नोट्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, इन्वेंट्री स्टॉक है, ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड एसेट्स चल गए। अब इसके बाद लिक्विडिटी डिक्रीज हो रही है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद बिल्डिंग है, लैंड है, लीस्ट लिक्विड है। इसका मतलब ये है कि लैंड आपका एकदम से नहीं बिकेगा, कैश में एकदम से कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिल्डिंग एकदम से कन्वर्ट नहीं हो सकती, पर कैश तो भी कैश है। तो जो लिक्विड है मोस्ट वो सबसे ऊपर, और जो कम लिक्विड है उसको नीचे रखते चले जाइए। बस यही है लिक्विडिटी वाला मार्शलिंग करने का रूल। लाइबिलिटी की बात करें तो करंट लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के पार्ट हैं, तो इस वजह से आपने इसको सबसे ऊपर रखा। और लोन्स और डिवेंचर जैसे कि ये आपके लॉन्ग टर्म है, तो उसको आपने नीचे रखा। सिंपल सा हिसाब है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बाय परमानेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, तो एसेट्स को अरेंज किया जाता है परमानेंसी के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो विद द मोस्ट परमानेंट, जो कि आपके सबसे ज़्यादा परमानेंट होते हैं उसको टॉप पे रखते हैं,
और मोस्ट लिक्विड को बॉटम पे रखते हैं। एक तरीके से ये आपका उल्टा रूल है उसका लिक्विडिटी का। लीस्ट लिक्विड की बात करें तो इसमें लैंड देखिए सबसे पहले आ गया और जो मोस्ट लिक्विड था वो बाद में चला गया, जैसे कि कैश है। तो परमानेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। और वहाँ पर लाइबिलिटीज़ में भी आप सेम चीज़ देख पाएंगे। मैंने ओवरड्राफ्ट को लिक्विडिटी में सबसे ऊपर रखा था, जबकि परमानेंसी के रूल के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट को मैंने सबसे नीचे और डिबेंचर को सबसे ऊपर रखा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विच टाइप ऑफ एरर्स अफेक्ट वन अकाउंट ओनली। कौन सा एक ऐसा एरर है जो आपका एक ही अकाउंट को अफेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शंस आपके पास एरर्स के प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन और पोस्टिंग है, और इसका सही जो जवाब है वो है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, एरर्स ऑफ पोस्टिंग, जैसा कि आप जानते हैं इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि आपने कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन को, लेन देन को पोस्ट करते वक्त एरर कर दिया है। एरर में ऑकर व्हेन द अकाउंट इज राइट, अकाउंट जो है वो सही है, राइट वन है, बट द डेबिट और क्रेडिट समय आप करते समय आपने उसको गलती कर दी है। दिस ओनली अफेक्ट्स है, कोई पार्टिकुलर अकाउंट को ही अफेक्ट करेगा। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रिपेयर, जैसे कि उदाहरण देखें तो डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट को आप डेबिट करना चाह रहे थे 500 रुपये से और आपने उसको क्रेडिट कर दिया 500 रुपये से, तो इस तरीके का एरर पोस्टिंग का एरर कहा जाता है। 5 ईयर प्लान की बात करें, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिमूवल वॉज इंक्लूडेड, तो यहाँ पे 5th 5 ईयर प्लान में इस चीज़ की बात हुई थी, पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और प्लान फोकस करता था ये सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिफेंस पे। 1978 में जो न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उसने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। गरीबी हटाओ का नारा 1974 से 78 में ये 5th प्लान के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी वॉज गिवन टू। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी किसको देंगे आप तो इसमें प्रायोरिटी आप एग्रीकल्चर को देंगे। देखिए डोमार महलनोबिस मॉडल, इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान को डोमार महलनोबिस मॉडल भी कहते हैं। मॉडिफाइड वर्जन था इसका हेरोड डोमर मॉडल, और कुछ चेंजेस करे थे और इसका नाम बदल गया था। इस प्लान में क्या था, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो कृषि को दी गई थी, सिंचाई को और पावर प्रोजेक्ट्स को इसमें ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मनी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और कॉन्स्टेंटली होती रहती है, क्या कहते हैं, तो देखिए इन्फ्लेशन, इसका सही जवाब है इन्फ्लेशन। वस्तुओं की कीमत जब आपकी बढ़ने लगे और मुद्रा का मूल्य जब गिरने लगे, वस्तुओं की कीमत बढ़े और मुद्रा का मूल्य गिरे, तो ऐसे में आप समझ लेना कि ये स्थिति और कोई नहीं बल्कि इन्फ्लेशन वाली स्थिति है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द इंक्रीजेज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज। आप जो भी डेली में यूज़ में आप गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं उसमें प्राइसेस का बढ़ जाना, जैसे कि फूड, खाना, घर, कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन, कंज्यूमर स्टेपल, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रही हैं, उनके दामों में बढ़ोतरी होना इन्फ्लेशन की निशानी है। ये रिड्यूस करता है मनी की वैल्यू, आपकी अब रिड्यूस हो जाती है, परचेजिंग पावर मनी की रिड्यूस हो जाती है। अगर 10 रुपये में कोई चीज़ पहले आ रही थी, अब वो 10 रुपये में नहीं आएगी, मनी की वैल्यू घट गई। एज्यूम करते हैं कि एग्जाम्पल 4% रेस होता है आपका सैलरी में, मान लेते हैं आपकी सैलरी बढ़ गई, आप खुश हो गए, और फिर क्या हुआ कि आपने सोचा कि भाई अब एक फ़ोन अच्छा सा खरीद लिया जाए, टेप लगा लगा कर फ़ोन चला रहा हूँ, अब नया एक फ़ोन ले लिया जाए। आपने सोचा उसके बाद कि भी 3 टाइम्स मैं डिनर करता था ग्रैंड होटल में, बट अब क्या करूँगा, मैं अच्छा डिलाइटफुल मोमेंट लूँगा, एंजॉय करूँगा। प्राइसेस राइज बाय 6% से राइज हुए, पर प्राइसेस भी तो राइज हो गए 6% से। अब आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, सैलरी का बढ़ने का आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। यू आर एक्चुअली, आपने 2% की परचेजिंग पावर खो दी है। 4% सैलरी तो बढ़ी पर 6% से खर्चे भी बढ़े,
इस वजह से 2% परचेजिंग पावर आपकी कम हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं राम को पिज़्ज़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, शॉपिंग फॉर क्लोथ्स। तो वो क्या करता है, कपड़ों की शॉपिंग करता है, मूवी वूवी जाता है। हाउ मच पिज़्ज़ा ही ईट्स, हाउ मैनी क्लोथ्स ही कैन बाय, हाउ कैन मनी मूवीज ही वॉचिज शो हिज परचेजिंग पावर, ही तो दिखाती है उसकी कितना पिज़्ज़ा खा रहा है, कितना कपड़े खरीद रहा है, कितना पिक्चर वगैरह देख रहा है। पर अगर उसकी सैलरी जो है इंक्रीज होती है, प्राइसेस भी बढ़ते हैं, और प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसे जो है लेस कंज्यूम करना पड़ेगा और उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी। तो राइज इन प्राइसेस इज सिमिलर टू डिक्रीज इन सैलरी। प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो सैलरी कम हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन वाले केस में इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए प्रोसेस डिसइन्फ्लेशन की अगर बात करें, प्रक्रिया डिसइन्फ्लेशन की, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। Disinflation is a decrease in the rate of inflation or slowdown in the rate of increase in the of the general prices level of goods and services in a nation. It is the opposite. ये अपोजिट होता है इन्फ्लेशन का, जैसे नाम ही में ही उसका देखने को मिल रहा है कि डिस वर्ड लगा हुआ है। Disinflation is a simply a decrease in the rate of inflation in a given economy. रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है 4% से 2% हो गया, इसका मतलब डिसइन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन जबकि इसका उल्टा होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एवरेज प्राइसेस लेवल इन द इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं गोसेंस फर्स्ट लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोसेंस फर्स्ट लॉ। इसमें से कौन सा होता है गोसेंस फर्स्ट लॉ, किसे कहते हैं? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपका पहला आपका ऑप्शन है, यहाँ पे सी पे मत जाइएगा, यहाँ पे आंसर सी गलत ले रखा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। हरमन्स हेनरिच गोसन ने इसको दिया था, और 3 लॉ दिए थे, जिसमें से गोसन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है, कोई पार्टिकुलर कोई सी भी कॉमोडिटी ले लेते हैं, बर्गर लेते हैं फॉर एग्जांपल, समोसा लेते हैं, कोई सी भी लेते हैं, तो कंटिन्यूसली अगर वो खाता रहेगा तो उसकी जो यूटिलिटी है ड्राइव हो रही है हर एक सक्सेसिव यूनिट से, हर एक बर्गर से, हर एक समोसा से, वो कम होती चली जाएगी। उसको सेटिस्फेक्शन अब कम मिलेगा जैसे जैसे वो खाएगा। पहला समोसा खाएगा बहुत आनंद आएगा, पर जैसे ही दूसरा खाएगा थोड़ा कम हो जाएगा आनंद, पर आएगा। और ऐसे ही समोसा खाता रहेगा तो एक समय उसे लगेगा कि समोसा खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ अनलिमिटेड एंड्स हैविंग स्कार्स मीन्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। तो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन भी देखनी पड़ती है। लायनल रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी थी, और उन्होंने बोला था कि जो साइंस है वो स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को एज ए रिलेशनशिप, कोई ना कहीं होता है उसके एंड्स और स्केर्स मीन्स और उसके तरह तरह के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक कौन सी है? रेगुलेटरी अथॉरिटी रीजनल रूरल बैंक की है नाबार्ड। जी हाँ दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक सब्सिडरी यूनिट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अदर बैंक्स भी रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा डायरेक्टली। एक ये एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि क्रेडिट फ्लो करने का काम करता है ताकि जो एग्रीकल्चरल का क्षेत्र है वहाँ पर विकास हो सके, प्रमोशन हो सके, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ सके, तो उसको क्रेडिट देने का काम, लोन वगैरह देने का काम करता है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक ऑन द अदर हैंड एक स्मॉल साइज का शेड्यूल्ड रिटेल बैंक्स है जो इस्टेब्लिश किए गए थे इंडियाज रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में। दे हैव एरिया ऑफ ऑपरेशन, 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट में इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है एक ही स्टेट के अंदर, और दे वर इस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्रेडिट देने का काम करते हैं छोटे बोरोवर्स को रूरल एरियाज में।
अब बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, वही मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। तो इंडियन इकोनॉमी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकती है। नबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था, तो नबार्ड अभी आपने फुल फॉर्म देखी थी पीछे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था और इसको एक बैंक बना दिया गया था। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो IBRD, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे IBRD आपको दिख रहा होगा। IBRD का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये वर्ल्ड बैंक भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके पास विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन विंडो कहलाई जाती है वर्ल्ड बैंक की। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन आपका कौन सा है? तो IDA। क्या इसका आंसर है? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करने का काम करता है, एड प्रोवाइड करने का काम करता है गरीब देशों को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स की फॉर्म में। ये ऑल्सो रेफर करता है, सॉफ्ट लोन विंडो भी माना जाता है इसको वर्ल्ड बैंक की। मेन पर्पस इसका है ग्रांट्स प्रोवाइड करना, कंसेशनल लोन दे रहा। देश जो कि गरीब है, पुअरेस्ट कंट्रीज है संसार की, उसको कंसेशनल लोन्स और ग्रांट्स देने का काम किया जाता है IDA के द्वारा। तो IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन पुअर कंट्रीज को लोन देता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, हाउ मेनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखिए, जहाँ पर दो कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं बाइंग एंड सेलिंग में, वही एक्सटर्नल ट्रेड मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? डॉक्यूमेंट दैट आर यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंटरनल ट्रेड में? तो देखिए, परफॉर्मा इनवाइस भी है, कमर्शियल इनवाइस भी होता है, लॉरी रिसिप्ट भी होता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं आंतरिक व्यापार में यूज़ किए जाते हैं। परफॉर्मा इनवाइस की अगर बात करें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भेजा जाता है, सेंड पीरियर टू द एक्चुअल सेल टू द बायर। एक्चुअल सेल से पहले ही बायर के पास ये डॉक्यूमेंट भेज दिया जाता है, जिसमें सारी की सारे नियम शर्तें लिखी होती हैं, जिसमें बायर और सेलर दोनों की सहमति होती है। कॉमर्शियल इनवाइस की बात करें तो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है सेलर के द्वारा बायर को जब गुड सप्लाई किया जाता है, और इसमें सारे के सारे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि गुड्स कैसा है, उसकी कितनी मात्रा है, उसका क्या मूल्य है, सभी कुछ होता है, और एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट का सबूत भी माना जाता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बनाए जाते हैं बिजनेस के अंदर, इंटरनल व्यापार में जब भी आप करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। कभी किसी दिन बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में भी। लॉरी रिसिप्ट की बात करें तो इसको LR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये गुड्स जब भेजे जाते हैं रोडवेज के द्वारा तो एक रिसिप्ट इशू करता है ट्रांसपोर्टर, और यही जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी से कहा जाता है। रेलवे रिसिप्ट रेलवे अथॉरिटीज़ इशू करती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी होता है। नेक्स्ट क्या है? डंकल प्रपोजल जो वो डिस्कस किया गया था। डंकल प्रपोजल डिस्कस किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में। यूरुग्वाय राउंड गेट का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसने बर्थ दिया डंकल ड्राफ्ट को, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने बर्थ दिया यूरुग्वाय राउंड को, वॉज ऑल्सो गिवन बर्थ बाय द यूरुग्वाय राउंड। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। WTO का हेडक्वार्टर कौन सा है? जल्दी बताएंगे आप लोगों को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके बाद अगला आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें सही नहीं है WTO के बारे में। तो WTO के बारे में सही बात जो नहीं है वो है, WTO जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो 1 जनवरी 1995 को कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, ना कि 1 जनवरी 1991 को। और यूरुग्वाय राउंड जो था वो अप्रैल 1994 में हुआ था, और
गेट के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया था इस एग्रीमेंट पे, और तब जाके WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। तो यहाँ 91 लिखा हुआ है, इसी वजह से ये गलत है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, जो कि बताते हैं WTO के बारे में कि वो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोगोइंड राउंड ने ही बर्थ दिया था WTO को, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस टू द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट द वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का, तो वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका राइट आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज कंप्राइज ऑफ द 5 इंस्टीट्यूशंस IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। इस पांचों के पांचों जो संस्थाएं हैं वो पार्ट हैं, जबकि WTO पार्ट नहीं होता है वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में ज़रूर किया करिए, तभी पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और लाइव सेशंस चाहिए तो उसके लिए भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।